इस वक्त जो वीडियो बनाने का मकसद है वो एक बहुत ज़रूरी और अहम है। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम लोग ये जिस कस्बे में रहते हैं या जो इस तरीके के जो कस्बे होते हैं, जैसे हमारा कस्बा है या जो गांव होते हैं, वहाँ पर जो इंटर कॉलेज या हाई स्कूल कॉलेज होते हैं, आप उनकी तालीम को जब देखेंगे, क्योंकि मैं भी यहीं से पढ़ कर के गया हूँ और मैंने भी यहीं से हाई स्कूल किया है और इंटर किया है। तो हम भी जब यहाँ पर पढ़ते तो यहाँ की तालीम के ताल्लुक से जो है, जो नुकसान होता है बच्चे का, उस ताल्लुक से कुछ बात करना है। और ये बात माता और पिता दोनों से की जा रही है कि जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चे के फ्यूचर के ताल्लुक से अभी से फ़िक्र करें। अगर आपका बच्चा अभी से कक्षा 6, 7, 8 इन क्लासेस में, जिनको जूनियर क्लास कहते हैं या प्राइमरी क्लास कहते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जब इंटर करेगा तो उसके बाद में जो है कंपटीशन में बैठेगा। और कंपटीशन इस वक्त बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा है। और उसके टफ़ होने की एक वजह ये भी है कि जो सीबीएसई बोर्ड से लोग आते हैं बच्चे, या जो इंग्लिश मीडियम या एनसीईआरटी जो पढ़ करके आते हैं, वो बच्चे जो है हमारे जो यूपी बोर्ड होता है, जो हमारे स्कूल हैं, कस्बे के स्कूल होते हैं, गांव के स्कूल होते हैं, वहाँ पर वो तालीम का मेयार नहीं होता है जो सीबीएसई बोर्ड या इस तरीके से जहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, वहाँ के जो है जो सिलेबस होता है, वहाँ का जो कोर्स होता है, वो वहाँ की पढ़ाई में और हमारे यहाँ की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जो है जब कंपटीशन के अंदर बैठते हैं तो हम बीट नहीं कर पाते हैं, पास नहीं कर पाते हैं और हम फेल हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा बच्चा जो मेहनत करता है, 1 साल लगाता है, 2 साल लगाता है, 3 साल लगाता है, और उसके बाद में वो कामयाब नहीं होता। तो सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, कोई भी कंपटीशन हो आपका, चाहे आपका टीचर हो, चाहे आपका जो है नीट की तैयारी करना हो, चाहे आप आईएएस की तैयारी करें, आई पीसीएस की तैयारी करें, या एसएससी की तैयारी करें, या इस तरीके से जो है जितनी भी रेलवे की तैयारी करें, इस तरीके की जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं, उसको जब तैयारी करते हैं आप, और उसमें जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो एनसीईआरटी उस किताब से बनाया जाता है और उसी के बेस पर चेक होता है। हम इंटर तक पढ़ के जाते हैं SCERT। तो जब SCERT पढ़ कर के जाते हैं तो होता क्या है कि हम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो NCERT और SCERT के आंसर में फ़र्क होता है। तो जब फ़र्क होता है तो हम तो SCERT पढ़ के गए होते हैं, तो जब हम लगाते हैं वहाँ पर तो फिर नंबर जो है हमारा कट जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन चेक होता है NCERT की बुनियाद पर। तो उसके लिए सबसे पहले आप कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की NCERT हिंदी मीडियम ओल्ड वाली, यानी पुरानी वाली, जो आपके फ्लिपकार्ट पे और अमेज़न पे मिल जाएगी, आप उसको मंगाएं। मंगाने के बाद में आप अपने बच्चे को जो है पढ़ाएं, उसको गाइड करें। ऑनलाइन कोचिंगें मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर। इसी तरीके से जो है कुछ लेक्चर मौजूद हैं एनसीईआरटी के, ओल्ड एनसीईआरटी के लेक्चर मौजूद हैं। कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने लेक्चर बना रखे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी, 7 की, 8th की, 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, तो उनको पढ़ें। अभी मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले जुमे के बाद में हमारा मस्जिद में बैठना हुआ, तो हमारे साथ में 5 से 6 बच्चे बैठे हुए थे और उसमें से 4 बच्चे जो थे वो इस साल इंटर का उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो हमने ऐसे बात करते करते हमने उनसे पूछा, ये बताइए कि ये कुस्तुनतुनिया कहाँ पर है? आप ये बताइए कि इस्तांबुल कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस महाद्वीप में है? तो वो बच्चे जो इंटर में पढ़ाई कर रहे थे वो ये नहीं बता पाए। इसी तरीके से मैंने पूछा, अच्छा ये बताइए कि नेपोलियन के बारे में आप क्या जानते हैं? इसी तरीके से मैंने पूछा कि आप रोमन एम्पायर के बारे में क्या जानते हैं? इसी तरीके से मैंने पूछा पर्शियन एम्पायर के बारे में क्या जानते हैं? तो वो बेचारे इंटर में पढ़ रहे हैं लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं बता पाए। हम अपने बारे में बताते हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे क्लास में गालिबन जो है 50 से 60 बच्चे होते थे। उनमें से जो है 10, 12, 15 इस तरीके से बच्चे होते थे जिन्हें
हिंदी भी पढ़ लेते थे और इंग्लिश भी पढ़ते थे, उसका तर्जुमा भी कर लेते थे, उसको समझते भी थे, मैथ भी अच्छी थी उनकी, फिजिक्स भी अच्छी थी, केमिस्ट्री भी अच्छी थी। लेकिन उसके अलावा जो बच्चे थे, जो एक बहुत बड़ी तादाद थी, उसकी ये थी कि वो बस चल रहे थे। और स्कूल का, हमारे यहाँ के स्कूलों का ऐसा सिस्टम है, ऐसा निज़ाम है कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके ऊपर मेहनत नहीं की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे पीछे रह जाते हैं और शिक्षा में जो है बहुत ज़्यादा दूरी पैदा हो जाती है, क्योंकि उनके जब कुछ समझ ही नहीं आता है, बेसिक चीज़ें नहीं उनकी सही होती हैं, तो फिर वो आगे जा कर के फेल हो जाते हैं। हाई स्कूल और इंटर में जो फेल हो गए, फिर दोबारा करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर नकल के सेंटर से करते हैं, फिर पास होते हैं, फिर उनकी सलाहियतें क्या होंगी, उनकी नॉलेज क्या होगी, उनका इल्म क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो हम लोग जो है जो NCERT की ताल्लुक़ से बात कर रहे थे, तो जैसे कि ये अवर पास्ट, ये NCERT की किताब है और इस किताब को जो है, इसके 3 पार्ट हैं, पुरा पाषाण काल से लेकर के, और आपका मध्य पाषाण काल हो गया, उसके बाद नव पाषाण काल हो गया, इस तरीके से जो है चलते 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 और वैदिक काल, और इसके आगे जो है और जो काल आते हैं, तो वहाँ तक की जो है हिस्ट्री है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। और ये मुग़ल से पहले तक की हिस्ट्री या लोधी वंश से पहले की हिस्ट्री जो है इसके अंदर आती है। फिर उसके बाद में मॉडर्न आ जाती है, फिर मॉडर्न में जो है आपका गांधी युग आ जाता है। तो इस तरीके से जो है NCERT हिस्ट्री की बुक होती हैं। इसको आप हिंदी में भी ले सकते हैं, मेरे पास इंग्लिश में है। इसी तरीके से आप जो है देखेंगे, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आते हैं कंपटीशन के अंदर। इसी तरीके से एक चीज़ जो है, जो हमारे बच्चों के अंदर शुरू से होती है कि हम लोग नहीं पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ स्कूलों में, जिसकी कमी की बुनियाद पर जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो उसमें भी पीछे रह जाने की एक बहुत बड़ी वजह होती है, उसे कहते हैं करंट अफेयर। ये जो करंट अफेयर है, ये दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर का है, जो दिल्ली के अंदर है, विकास दीप कीर्ति सर की। तो ये वहाँ से जो है हरदोई के अंदर ये किताब आपको मिल जाएगी। ये करंट अफेयर जो है उनका, जो नया करंट अफेयर होता है हर महीने का, वो करंट अफेयर जो है आपको मिल जाएगा। उससे आप पढ़ेंगे तो एक नई चीज़ आपको पता चलेगी, क्योंकि इसका जो सिलेबस होगा, इसके अंदर जो इल्म होगा, जो मवाद होगा, वो मवाद जो है वो आपका जो है IAS लेवल का होगा, PCS लेवल का होगा, कंपटीशन के लेवल का होगा। तो इसको भी अपने साथ रखें। उसके अलावा करंट अफेयर की और जो आती हैं उनको जो है लें और उनको जो है पढ़ें। और इसी तरीके से जो है अपने बच्चों को, ये फ़िज़िक्स जो है आपका NCERT की है, 6 से लेकर के 12 तक की फ़िज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इसी तरीके हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, आपकी बायो है। तो इस तरीके की कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की NCERT ओल्ड वाली, जो पुरानी वाली है, उसको आप मंगवा लें। चाहे कक्षा 6 की मंगवा लें पहले, उसको पढ़ाने के बाद फिर 7th की मंगवा लें, फिर 8th की मंगवा लें, फिर 9th की मंगवा लें, फिर 10th की मंगवा लें। और कोशिश करें कि अपने बच्चे को, हम जब इतना रुपया खर्च ही कर रहे हैं अपने बच्चे की तालीम पर, तो क्यों ना ऐसी तालीम दी जाए जो शुरुआत, जो हमारा है, जो बेस है, वो मजबूत हो, ताकि कंपटीशन के अंदर बच्चा जब बैठे तो कामयाब हो। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ के जो माँ बाप हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है कि NCERT क्या है, SCERT क्या है, क्योंकि ये हमारे साथ ही हुआ और हमारे दोस्तों के साथ भी हुआ और कई लोगों के साथ हुआ। हम लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो ये आपको गाइडेंस के लिए भी वीडियो बनाई जा रही है कि जो हम लोगों के साथ दिक्कतें आई हैं वो आपके साथ ना आएँ। तो तमाम माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि वो इस तरीके से समझें, और कोई दिक्कत हो तो वो हमसे पूछ लें, हमसे रब्ता कायम कर लें कि ये चीज़ें क्या हैं मौलाना, किस तरीके से मिल सकती हैं, किस तरीके से हमें फ़ायदा हो सकता है। तो इंशाअल्लाह जो है उसके बारे में बताया जाएगा। और उसके अलावा जो है एक NCERT का आपको फ़ायदा बताते हैं। हुआ क्या, हम लखनऊ के अंदर थे मौलाना, हम लखनऊ के अंदर थे, तो ऑटो पे बैठे हुए थे, 2 लड़के मेरे सामने वाली सीट पर बैठे थे और वो जो है कोचिंग के बारे में बात कर रहे थे, नीट की कोचिंग की। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप नीट की तैयारी करते हैं? उन्होंने कहा जी हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने पूछा कितने साल हो गए तैयारी करते हुए? तो एक लड़का बोला कि 1 साल हो गया है और इस साल एग्ज़ाम दिया था, नंबर नहीं आया। एक दूसरा लड़का बैठा था, मैंने उससे भी पूछा तो उसने कहा कि मेरा नंबर आ गया है और मुझे MBBS कॉलेज में लखनऊ के अंदर मिला है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपने तैयारी कैसे की थी? तो उसने कहा कि हमने जो है NCERT जो 11
और 12, कक्षा 11, कक्षा 12, क्लास 11, 12th और 6 से लेकर के 10th तक की जो बायो की है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, नीट के अंदर जो सिलेबस है उसका पूरी तरीके से जो है हम जब पढ़ रहे थे स्कूल के अंदर, क्योंकि हमारा स्कूल जो था वहाँ पर NCERT पढ़ाई जाती थी, तो हम जो है NCERT को शुरू से पढ़ रहे थे और हमने मेहनत के साथ उसको जो है स्कूल के टाइम में ही पढ़ा और उसके सिलेबस को कवर कर लिया था। उसके बाद में जब हमारा इंटर हुआ तो हमने 1 साल किसी कोचिंग में नहीं जा कर के घर पर उन्हीं NCERT की किताबों को पढ़ा और हमने जो है नीट को क्रैक किया, नीट को जो है हमने पास कर लिया और हमारे जो है नंबर जो है 670 या 675 उसने बताए थे गालिबन कि इतने नंबर हमारे आए हैं और हमें जो है MBBS कॉलेज मिला है और हम जो है MBBS करेंगे। तो NCERT का जो अहमियत है इस वाक़ये से, इस किस्से से आपको पता चल गया होगा कि उसकी अहमियत क्या है, इसलिए जो है हम आपको बताना चाह रहे थे। तो आप तमाम के तमाम लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचें, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। आप सोचें कि इतनी आसानी से सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। जो साफ बात है वो आपको बता दी गई। और आप सांडली के स्कूलों से अगर कुछ उम्मीद लगाए हैं कि आपका बच्चा यहाँ के स्कूल में पढ़ने के बाद में कुछ बड़ा कर सकता है, तो फिर आप अपने बच्चे के साथ जो है गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के स्कूलों की तालीम का लेवल बहुत डाउन हो चुका है और हमारे टाइम पे ही डाउन था, और अब की क्या बात की जाए। और एक चीज़ और भी है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, SCERT वालों की जो शिक्षा व्यवस्था है, अगर ऐसा कहा जाए तो वहाँ पर तर्क और कुतर्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। तार्किक सोच कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, उसके ऊपर आप अपने दिमाग को लगाएं कि ये कैसे हुआ, क्या है, कैसे है, इसको सोचना। क्योंकि अभी जो 4-5 बच्चों से अभी हम मिल कर के आए जो इंटर में थे, तो उनकी कोई तार्किक सोच नहीं। एक चीज़ को बताया जा रहा है, फिर उसको दोबारा से फिर वही बताया जाता है, फिर वो भूल जा रहे हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या तर्क नहीं लगा रहे हैं अपने दिमाग का। तो इन चीज़ों के बगैर जो है आप शिक्षा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और रटन विद्या जो हमारे यहाँ पर है कि तोते की तरीके से किसी चैप्टर को रट लिया जाए और फिर इसको जा कर के लिख दिया जाए, तो ये शिक्षा जो है ये कामयाब शिक्षा नहीं है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है और ये सिर्फ इम्तिहान तक के लिए होती है। आप पेपर दे दीजिए, पास हो जाइए, फिर आप भूल जाते हैं। इसीलिए जो है ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है। आप देखिए कि आप सांडी में देखिए, आप कितने बच्चे हैं जिन्होंने PhD की हो पॉलिटिक्स से, कितने बच्चे हैं सांडी में जिन्होंने PhD की हो इकोनॉमिक्स से, कितने बच्चे हैं जिन्होंने सांडी के अंदर जिन्होंने PhD की हो आपकी हिस्ट्री से, आपकी ज्योग्राफी से। बहुत कम। आप इसी तरीके से देखिए कि सांडी के अंदर कितने जो मुसलमान हैं टोटल, उन टोटल मुसलमानों में कितने % बच्चे ऐसे हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारे माँ बाप की सोच और फिर हमारा स्कूल, कि हम दोनों तरीके से जो है मार खा जाते हैं। ना तो तालीमी एतबार से हमारा मयार इतना अच्छा होता है, और हमारे माँ बाप जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन्हें आगे के बारे में कुछ पता नहीं होता है। जो बच्चा होता है वही सब कुछ करता है। तो इसलिए जो है हम इन स्कूलों में, इन कॉलेजेस में, इन यूनिवर्सिटियों में नहीं जा पाते हैं। इसी तरीके से जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, कितने मुसलमान हैं सांडी के अंदर जो जामिया में पढ़ रहे हैं। पूरे मुसलमान का आप % निकाल लीजिए। इसी तरीके से आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर देख लीजिए, DU के अंदर देख लीजिए, JNU के अंदर देख लीजिए, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर देख लीजिए। इन तमाम चीज़ों को आप देखिए, कितने % बच्चे हैं जो IAS की कोचिंग कर रहे हैं मुसलमानों में, कितने % बच्चे हैं जो जज हैं, कितने % बच्चे हैं जिन्होंने जज की पढ़ाई की। चलो जज नहीं बन पाए, कम से कम जज की पढ़ाई तो की, कितने % बच्चे हैं। और हमारे माँ बाप का ये होता है कि जब हम बच्चा जो है माँ बाप से कहता है कि हमें IAS की पढ़ाई करना है, हमें नीट की तैयारी करना है, हमें जज की तैयारी करना है, तो माँ बाप का जहन होता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम कामयाब नहीं हो सकते हो, बहुत मेहनत होती है और इतने घंटे पढ़ना पड़ता है। अरे भाई, जब अखाड़े में उतारेंगे तो भाई पहलवान बनेगा, और अखाड़े में नहीं उतारेंगे तो फिर वो पहलवान कैसे बनेगा।
तो हम लोग जो है हर मैदान में आगे बढ़ें। हमें हर जगह पर जो है लोगों की ज़रूरत है। हमें जज भी चाहिए, हमें लॉयर्स भी चाहिए, हमें ऐसे डॉक्टर्स भी चाहिए, और हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हमें साइंटिस्ट भी चाहिए। हर तरीके के लोग इस मुसलमान उम्मत को चाहिए हैं इस वक्त, ताकि उम्मत की गरीबी को ख़त्म किया जाए, उम्मत की भुखमरी को ख़त्म किया जाए। आज आप देखिए सबसे ज़्यादा भीख मांगने वाले मुसलमान, रोडों के ऊपर बैठने वाले और हाथ फैलाने वाले चौराहों के ऊपर अक्सर मुसलमान देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत गम की बात है और बड़े दुख की बात है कि हमारी कौम के जिस नबी ने जो है उम्मत को देने का तरीका दिया था कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, आज वही कौम लेने वाली बन गई और देने वाली नहीं है। तो हम लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में, तालीम के क्षेत्र में आगे पढ़ें। अरे कम से कम इतना ही पढ़ लें कि संविधान में हमारे हुकूक क्या हैं, मौलिक अधिकार क्या है, और तो तमाम चीज़ें हैं संविधान के ताल्लुक से। आईपीसी की धाराएं क्या हैं, सीआरपीसी किसे कहते हैं, इंडियन पेनल कोड, इसी तरीके से आपका मौलिक अधिकार, इसी तरीके से आपका जो है नागरिकता का कानून जो सीएनआर सीएनपीआर के तौर पे आया था, इसी को आप पढ़ लीजिए क्या होता है। 370 की धारा क्या थी, 35A क्या है, 31 क्या है, आर्टिकल 31 क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। जो बातें कही गई अल्लाह ताला जो है उनको समझने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी औलाद जिस फील्ड में भी जो है अल्लाह ताला उनसे काम ले और दीन का काम ले, दीन की खिदमत ले, और अल्लाह ताला उनकी ऐसी सोच दे कि जब वो बड़े ओहदों पे पहुंच जाएं तो वो कौम के गरीब और मिस्कीन लोगों को ना भूलें। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।